आज का क्लास चालू करते हैं। अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग कल क्लास में हम लोग ने सभी अनुच्छेदों को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। चलिए, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया। और यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक चर्चा की गई है? 1 से 4 के बीच में। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का क्या होगा? संघ। संघ मतलब क्या होगा? यूनियन। यूनियन यूनियन का मतलब हुआ कि जो टूट ना सके। क्या होगा? जो टूट ना सके। जो टूट ना सके मतलब ऐसे राज्यों से है कि अगर कोई भारत के राज्य में कोई मिल गया हुआ है या कोई भी भारत के राज्य है, अगर वो चाहे कि हम इससे अलग हो जाए तो वह नहीं हो सकता। किसके तहत? अनुच्छेद 1 के तहत। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया भारत क्या है? राज्यों का एक संघ कहा गया जो कि टूट न सके। ठीक है, भारत में क्या होगा? राज्यों का संघ होगा जो टूट न सके। इसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? जब संसद किसी विदेशी राज्य को संसद किसी विदेशी राज्य को शामिल करती है या किसी राज्य को विभक्त कर दूसरा राज्य बना सकती है। जैसे कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है? अपने में मिला सकती है अगर वह मिलना चाहे तो। ठीक है, और या किसी राज्य को क्या कर सकती है? उसे विभक्त करके मतलब तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है? दूसरे राज्य का निर्माण कर सकती है। आप लोग को याद होगा कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में लाया गया था। आपको याद होगा कि 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या किया गया था? भारत में मिलाया गया था। उस समय तक क्या सिक्किम भारत का राज्य था? नहीं था। ये क्या था? अलग एक अपना स्वतंत्र राज्य था। कैसा था? एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन जब क्या हुआ? जब चाइना के लोगों ने आधिपत्य करना शुरू किया तो यहाँ सिक्किम के लोगों ने क्या कहा कि हमें अपने भारत में आप मिला लीजिए। तो इसी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को क्या किया गया था? भारत में मिला लिया गया। शायद आपको यह भी याद होगा
यह भी आप याद होगा कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का गठन क्या गया था, पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन भी किसके अधीन किया गया था, इसी के तहत किया गया। राज्यों का पुनर्गठन किसके तहत किया गया था, इसी के तहत किया गया। चलिए अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 3। अच्छा बताइएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर कौन से राज्य का निर्माण किया गया था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर निर्माण होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश था। भाषाई राज्य पर कौन था, आंध्र प्रदेश। और कब किया गया था, लिख लीजिएगा 1953। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद किसी भी राज्य के नाम में या राज्य के अधीन क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य के नाम में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम जरूर सुना होगा, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। कहाँ पे है, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। यह किस आर्टिकल के तहत किया गया है, अनुच्छेद 3 के तहत। ऐसा कोई भी नाम में परिवर्तन या राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन जो भी होगा वो किसके अधीन होगा, अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही हो तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए किसी देश को अपने मिलाना, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान को ही मिलाना युद्ध के द्वारा, राजनीति के द्वारा या जिसके भी द्वारा, उसमें रुकावट नहीं आया, जिसके कारण अब उसमें राष्ट्रपति का नहीं मिलाया जाएगा, ये गलत है, ये है।
करे तो क्या करें, इस राज्य के निर्माण में क्या होगा, मतलब जो मिलाना चाहिए वो तो मिल नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा क्षेत्रीय विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास। इसलिए अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लागू कर रहा हो, उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए, अब आप लोग लिखिएगा, नोट करें। सबसे पहला, भाषाई आधार पर गठित वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। इसका बना था जो पहले भी लिखिएगा, 1 अक्टूबर 1933, 1 अक्टूबर 1933। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर लिखिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पदक भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का प्रस्ताव कौन दिया था, फजल अली आजमी। यानी फजल अली आजमी ने कहा था कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। क्या कहा था कि किया जा सकता है। तो अब इसका डेट भी लिख लीजिएगा, 1953 से, यानी 53 में आयोग बना और 56 में क्या किया, मान्यता दे दिया गया, ताकि ठीक है। चलिए, इसको देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे किया गया था। जब क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कितने थे, 552 रियासतें। कितनी थी, 552 रियासतें।
कितनी थी? 552 रियासतें थी। और इन 552 रियासतें मतलब उस समय हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, सब क्या था? सभी अलग अलग टूटा हुआ था। उस समय क्या एक जगह था? तो नहीं था। जम्मू कश्मीर हर एक जगह पे अपना अपना देसी रियासत था, अपना अपने देसी राजा थे। क्या हुआ था? सब बिखरा पड़ा था, कोई भी राज्य संगठित था नहीं था। इसको संगठित करने का काम किसको मिला था? राज्यों को एक संघ में बांधने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई किसको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था? राज्यों को पुनर्गठन करने का काम उनको सौंपा गया था। इस काम में बहुत से लोगों ने क्या किया था? मदद किया था। इसमें एक तो सरदार पटेल थे, दूसरा थे बीपी मेनन, और तीसरा थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? सरदार पटेल, बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हें क्या किया गया था? इनको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि अब राज्यों को एक संघ की सांचे में उसको बांधा जाए, ताकि अब राज्य अलग अलग न थे। ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। अब देखिए राज्य पुनर्गठन। राज्य को पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? सरदार पटेल, उसके बाद बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने क्या किया? सभी प्रांतों को एक जगह क्या किया? मिला लिया। सभी प्रांतों को क्या किया? इन्होंने मिला है। सभी प्रांतों को एक जगह क्या किया? मिला है। लेकिन इनमें 3 ऐसी देसी रियासतें थी जो कि भारत में नहीं मिलना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और कुछ स्वतंत्र रहना चाहती। जैसे पहला हम लोग देखते हैं हैदराबाद। देखिए हैदराबाद एक देसी रियासत है। हैदराबाद कैसी रियासत थी? देसी रियासत। इसके बारे में जानिए। हैदराबाद में जनसंख्या किसकी थी? जनसंख्या थी, अधिक जनसंख्या किसकी थी? मुसलमानों की। किसकी संख्या थी? मुसलमानों की। देखिए वहाँ पे भी है। और यहाँ के जो निजाम थे, हैदराबाद के कौन? निजाम। हैदराबाद के निजाम था जो
वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। पाकिस्तान किसे मिलाना चाहता था? पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अब देखिए नक्शा, मान लीजिए भारत का नक्शा है और यहाँ से ये वाला क्षेत्र कौन है? पाकिस्तान। इसका क्षेत्र है पाकिस्तान। अब देखिए हैदराबाद यहाँ पे है, हैदराबाद यहाँ पे और ई मुकवा मिलना चाहता था पाकिस्तान। कहाँ मिलना चाहता था? पाकिस्तान। अब बताइए भारत के नक्शे में यहाँ है और ई जाना चाहता है पाकिस्तान, होगा? नहीं होगा। तो भारत के लोग होने देते? नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस जगह पे ई मिलना चाह ही नहीं रहा था और उस समय अंग्रेजों ने सबको कहा था कि जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह सकता है और जो कहीं मिलना चाहता है किसी और देश में तो मिल सकता है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चलाया। यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोल। ऑपरेशन पोल क्या नाम था? ऑपरेशन पोल। इस ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय थल सेना को पुलिस की वर्दी पहना। भारतीय सेना को पुलिस की वर्दी पहना। पुलिस की वर्दी पहनाकर पुलिस की वर्दी पहनाकर भेजा। कहाँ पे? हैदराबाद में भेजा। और इन्होंने क्या किया? वहाँ के जो भी उग्रवादी नेता थे सबके मार पीट के सही कर दिया और इसके तहत हैदराबाद को क्या किया गया? भारत में मिला लिया। किसके माध्यम से? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। क्या मारेंगे? ऑपरेशन पोलो। इसके पहला देख लिए हैं कौन है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा था चूनागढ़। चूनागढ़ भी क्या करता है? बहुत बदमाशी कर रहा है। ये चूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है? गुजरात। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात। चूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ये चूनागढ़ मिलना चाहता था पाकिस्तान। कहाँ मिलना चाहता था? पाकिस्तान। लेकिन चूनागढ़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह के आधार क्या किया? भारत में मिला लिया। चूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर
भारत में मिला लिया। क्या किया था? भारत में मिला लिया। इसके आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर क्या किया? मिला लिया। अब एक लास्ट बढ़ता है जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अच्छा, यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है, आबादी क्या है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ के राजा कौन थे? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। और इनका सेनापति या निजाम मान लीजिए कौन था? एक मुस्लिम। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कि जम्मू कश्मीर की जो थे निजाम थे, या यहाँ के कई प्रधानमंत्री के थे, या इसको मतलब ये जो चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए। किसमें मिल जाए? पाकिस्तान में। इसका मन था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए। लेकिन हरि सिंह ने विलय पत्र के माध्यम से क्या किया? भारत में मिल। इसके माध्यम से विलय पत्र, ये जरूरी है, विलय पत्र। यानी जम्मू कश्मीर को किसके तहत मिलाया गया था? तो विलय पत्र के तहत। विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा के, और हस्ताक्षर किसने किया था? राजा हरि सिंह। हस्ताक्षर किसने किया था? राजा हरि सिंह। अब राजा ही है तो हस्ताक्षर तो इन्हीं का चलेगा। इन्होंने क्या किया था? राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया। इसकी छोटी सी कहानी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुई? भारत में दंगा होने लगे। भारत पाकिस्तान में हिंसावादी बहुत से दंगा हुए। उसी में पाकिस्तान देखा कि पाकिस्तान की सेना बहुत क्या करे? क्रूर के माध्यम से, क्रूरतापूर्ण तरीके से क्या करे? क्रूरतापूर्ण तरीके से। यह जम्मू कश्मीर और यह पाकिस्तान, यह जम्मू कश्मीर और यह पाकिस्तान। अब क्या किया कि पाकिस्तानी सेना की अंदर तक एक घुस आया और यहाँ पे क्या किया? मार काट एकदम मचा दिया। इस जगह पे जो कि अभी गिलगित है, बलूचिस्तान, गिलगित, इस जगह पे क्या किया? बहुत मार काट मचाया और इस पे क्या किया? अधिकार कर लिया। इस जगह पे बहुत मार काट मचाया और क्या किया? अधिकार कर लिया। ये देखकर राजा हरि सिंह बहुत डर गए। इन्होंने एक खत लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मुझे भारत में मिलना है और मुझे बचाइए। तब इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा। किसे कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री के रूप में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? यहाँ पे इंडियन आर्मी को उतार दिया। इस जगह पे क्या किया? इंडियन आर्मी को भेज दिया। और इंडियन आर्मी ने यहाँ से एक बिट्टा भी जमीन पाकिस्तानियों को देने नहीं दी। इस तरह से
राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। तब तक जम्मू कश्मीर के आधे भाग को पाकिस्तानियों ने क्या किया था, हड़प लिया। अगर इसी दिन पहले ही हस्ताक्षर कर देता तो सेना क्या होता, यहाँ पे चला जाता। तो यह जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, POK, यानी भारत का हिस्सा, इसका हिस्सा होता, भारत का हिस्सा। लेकिन राजा हरि सिंह एक गलती ने कि आधे जम्मू कश्मीर को POK को क्या किया, पाकिस्तान में पहुंचा। अगर इन्होंने पहले यह समझ लिया होता कि पाकिस्तानी है और सुधरने वाले नहीं है, तो आज ये क्या होता कि अपने देश का हिस्सा होता न कि पाकिस्तान। ठीक है, आए बात समझ में? चलिए इसको हम लोग देखेंगे। अब क्या हुआ था, राज्यों का तब गठन हो गया था। क्या हुआ, अब राज्यों का गठन हो गया, मतलब सभी जो भी राज्य बिखरे हुए थे सभी को क्या किया, मिलाया गया, सभी को मिलाया गया। कितना तक तो हो चुका है, राज्यों का गठन हो गया, जो तीनों देशी रियासत थे उसको भी मिला लिया गया। अब सवाल हो गया, अब जो देश था तो 4 भागों में बट गया, A, B, C, D, ऐसे 4 प्रांतों में बट गया। एक को देशी रियासत कहा गया, जहाँ पे क्या कहते थे, राजाओं का शासन जैसे होता है उसको देशी रियासत कहा गया था। ब्रिटिश प्रांत अलग था, जहाँ पे ब्रिटिशों का शासन था। उसके बाद ऐसे करते करते कितना 4 भागों में बट गया था। अब 3, अब इन राज्यों को तो एक कर लिया गया कि हाँ अब भारत के हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन इनका गठन करना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण एक कमेटी बनाई गई, जिसके तहत एक कमेटी बनाई गई, एसके धर आयोग, एसके धर आयोग कमेटी बनाई गई। एसके धर आयोग कमेटी बनाई गई 1948 में। इसका गठन किया गया 1948 में, इसका गठन किया गया। कब किया गया था गठन इसका, 1948 में इसका गठन किया गया था। और इनको यह काम सौंपा गया था, आप हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि क्या भाषाई आधार पर, क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं। इसके तहत आयोग एक कमेटी बनाई गई कब, 1948 में, और इन्हें कहा गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है या नहीं। तो इन्होंने इसके धर आयोग ने अपना रिपोर्ट भेजा और रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर, किसके भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। यानी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। क्या किया, विरोध किया, भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध किया। फिर इसके बाद आया JVP कमेटी, यानी आयोग JVP। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध पहले बनाया गया इसके धर आयोग 1948
1948 में। और इन्हें कहा गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना उचित है या नहीं। तो इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना सही बात नहीं है। उसके बाद फिर आया जेवीपी आयोग, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया, विरोध किया, यानी राज्यों के गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। जेवीपी इसमें कहा, जेवीपी मतलब जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार भाई पटेल, जेवीपी आयोग के कौन कौन सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमण। इन्होंने भी क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध। कमेटी ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज किया। उसके बाद तेलुगु को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाने की बात को लेकर तेलुगु भाषी, ठीक है, तेलुगु भाषी श्री रामुलु, क्या श्री रामुलु, श्री रामुलु नाम के व्यक्ति ने, श्री रामुलु नाम के व्यक्ति ने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल, श्री रामुलु नाम के व्यक्ति ने क्या किया, भूख हड़ताल। इसका मांग क्या था, इसका मांग था भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन, यानी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन। क्या इसका मांग था, श्री रामुलु के नाम एक व्यक्ति थे। यह भूख हड़ताल पर बैठ गए और इन्होंने 56 दिनों तक, 56 दिन तक, कितना दिन, 56 दिन तक कुछ भी खाया गया नहीं, यानी 56 दिन तक क्या रह गया, भूख। अब कोई आदमी 56 दिन तक भूखा रहे तो क्या जीवित रहेगा, नहीं रहेगा, जीवित तो रह ही नहीं सकता है। क्या हुआ, श्री रामुलु भूख हड़ताल के कारण, बहुत लंबा समय होता है 56 दिन का भूख हड़ताल, क्या हुआ, श्री रामुलु 56 दिन के बाद क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। क्या हुआ, मृत्यु, क्या हो गया, मृत्यु हो गया। श्री रामुलु यहीं पे निपट गए, श्री रामुलु क्या हो गए, यहीं पे निपट गए। अब इनकी मृत्यु से धीर क्या हो गया, आक्रोशित होगा, आक्रोशित हो गया। धीर आक्रोशित हुआ तो सारे बगल तोड़ फोड़ सब करना चालू कर देगा। धीर आक्रोशित होगा तो क्या करेगा, तोड़ फोड़ तो करेगा ही। राज्य में अशांति का माहौल होगा, पूरे देश में अशांति का माहौल होगा। और इस देश के अशांति के माहौल को ठंडा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाने की सिफारिश की, एक कमेटी बनाने की सिफारिश की। उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग,
फजल अली आयोग, और इन्हें कहा गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, इसका जांच कीजिए और हमको रिपोर्ट सौंपिए। जांच कीजिए और इसका रिपोर्ट सौंपिए। तो फजल अली आयोग ने 1 अक्टूबर 1953 को अपना रिपोर्ट सौंपा। क्या किया? रिपोर्ट सौंपा। फजल अली आयोग ने 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया? अपना रिपोर्ट सौंपा और इन्होंने कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। इन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। और इस रिपोर्ट के तहत पहला राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला बनने वाला कौन सा राज्य था, तो क्या मानेंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए? बताइए, यहाँ तक बात समझ में आया कि ना? बोलिए। यहाँ तक आया। आज हम लोग का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए कैसा लगा, इसमें कुछ और सुधार की भी ज़रूरत है। और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।